अगर कनाडा ने आपको 179 बी लगा के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना कर सके, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक केस डिस्कस करूंगा जो ऑलरेडी रिफ्यूज़ केस था। 179 बी लगा हुआ था और मैंने उस केस को विन किया है। जब भी आपको कनाडा 179 बी लगाए तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूं। आज जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 4 लोग थे और इनका वीज़ा जो है वो ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका था। मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ और इनके सबसे पहले आपको रिफ्यूज़ल दिखाता हूँ, फिर अप्रूवल दिखाता हूँ। देन हम लॉगिन करके भी देखते हैं कि इनका कब अप्रूवल आई है। फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या की पॉइंट्स होते हैं जिनको माइंड में रखना होता है और फिर आपको इस केस को अप्लाई करना होता है। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास ऑलरेडी 4 रिफ्यूज़ल हैं और ये एक ही फैमिली के रिफ्यूज़ल थे। मैं पहले एक फ़ाइल को ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए थे। 179 बी ही लगाते हैं तो डेफिनेटली मैंने यहाँ से इसको ओपन किया तो देखें 1 फरवरी 2023 को ये वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया था। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें उन्होंने सिंपल वे में लगाया, आई एम नॉट सर्टिफाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, और आगे वही 179 बी लगाया है और उन्होंने कहा है कि आपकी सिग्निफिकेंट टाइज नहीं है आउटसाइड कनाडा से। अब इससे पहले मैं आपको अप्रूवल दिखाऊं, मैं इसको बंद करता हूं यहाँ से और आपको लॉगिन स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूं ताकि मैं आपको लॉगिन करके दिखा सकूं। ये मैंने ऑलरेडी कनाडा गवर्नमेंट की साइट खोली हुई है और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी पुट किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से साइन इन को क्लिक करता हूँ। साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करके हम आगे जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेंट को ओपन, जो इनका मेन एप्लीकेंट है, उसको फुल स्टेटस उसकी फ़ाइल का दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूं कि इनकी एप्लीकेशन हमने कब डाली। 18 सितंबर 2024 को हमने इनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया और इनका अगर आप बायोमेट्रिक देखें तो यहाँ पे डेट आ रही है नवंबर 15 2022। इनको इनका ये वीज़ा अप्लाई हुआ था, मतलब बायोमेट्रिक इनकी हुई थी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो ये देखें 18 सितंबर 2024 को हमने इनकी दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट की थी और इनका जो बायोमेट्रिक की डेट है वो देखिए नवंबर 15 2022 है। अगर मैं इनका रिफ्यूज़ल लेटर जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, मैं दोबारा स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, इसको ओपन करूँ तो ये देखें ये इन्होंने यहाँ पे 1 फरवरी 2023 को इनको 179 बी लगा के रिफ्यूज़ कर दिया था। अब मैं आता हूँ दोबारा उसी स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं उसी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें मेरे पास मैं इसको अगर स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखें फाइनल डिसीजन में आ रहा है योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड और ये 31 अक्टूबर को इनकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई थी। और स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो ये देखें 1 नवंबर को उन्होंने इनसे बायोमेट्रिक ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट कर दी थी। अब मैं आपको इनका अप्रूवल लेटर दिखाता हूँ, एक एप्लीकेंट का दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बाकी सारे एप्लीकेंट के भी वन बाय वन दिखा दूंगा। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको सारे वन बाय वन नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये देखें एक एप्लीकेंट का मैं आपको दिखा देता हूँ तो उन्होंने यहाँ पे इनका पासपोर्ट रिक्वायर्ड किया कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट कराएं ताकि हम वीज़ा आपको ग्रांट कर सकें। अब इन्होंने पासपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया, इनके जब वीज़ा लग के आ जाएंगे तो मैं वीज़ा भी आपको इनके शो कर दूंगा। अब मैं आपको उन 2 ऑप्शंस के बारे में बताता हूं जो 179 बी लगने के बाद आपके पास होते हैं।
नंबर वन ऑप्शन आपके पास होता है जुडिशियल रिव्यू का। आप इसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं अपने केस को। जुडिशियल जो रिव्यू का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा ऑनलाइन होता है। आपको पर्सनल हियरिंग इसमें मोस्टली टाइम पे नहीं रिक्वायर्ड होती, तो आप कहीं पे भी बैठ के इसका जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जो बेसिक इसके अंदर नीड होती है, आपके पास कनाडा का कोई एड्रेस होना चाहिए और कनाडा के आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह होने चाहिए। जहाँ पे ये आपसे कोई करस्पॉन्डेंस करना चाहें उस एड्रेस पे कर लें या आपकी ईमेल एड्रेस पे करें, बट मैंडेटरी है कि आपके पास कनाडा का एड्रेस और फ़ोन नंबर होना चाहिए। वो आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड किसी का भी दे सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो फाइल करना होता है। जब आप इसके जुडिशियल रिव्यू को फाइल करते हैं तो इनिशियल आपको कोई डॉक्यूमेंट इनको नहीं देने पड़ते। उसके अंदर आप बेसिक इनका एक लीगल फॉर्मेट है। इसमें ये नहीं होता कि आपने एक लेटर लिखा और आपने उनको अपलोड कर दिया और अपनी उसमें कंडीशन बयान कर दी। एक प्रॉपर इनका लीगल फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अंदर आपने ये फाइल करना होता है। उस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई आप अपना बना बनाया फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे या XYZ कोई और फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा, मतलब आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है लगा के आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इसको जुडिशियल रिव्यू में ले जाए। दूसरा तरीका जो कि मैंने अपनाया है, मैंने क्या किया, इनकी फ़ाइल दोबारा से सबमिट की। अब दोबारा सबमिट करने से पहले मैंने इनका केस पूरा रिव्यू किया कि इन्होंने पिछली एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या मिस्टेक की थी। कुछ मेजर मिस्टेक्स थी, उनको मैंने पहले दूर किया। हाँ, एक्सप्लेनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब उन्होंने मुझसे इनकी रिफ्यूज़ल की एक्सप्लेनेशन मांगी तो मैंने वहाँ पे क्या चीज़ दी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यही की पॉइंट है। ये केस टू केस वेरी करता है कि आपने किस केस के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आप लोगों का कोई भी केस होता है वो अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपने मुझे क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल और बाकी डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं ताकि मैं उसको देख के आपको बता सकूं कि आपके केस के अंदर कितनी जान है और इसको हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने एक्सप्लेनेशन में क्या डालना है, बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं। मिस्टेक्स जो करते हैं लोग, मिस्टेक क्या करते हैं कि किसी एजेंट से उन्होंने काम करवाया और वो एजेंट अभी न्यूली इस फील्ड के अंदर आया होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, स्किप कर देता है। अब यूजुअली एजेंट क्या करते हैं, किन चीज़ों को स्किप करते हैं, सबसे पहले आपकी वो बैंक स्टेटमेंट को बाईपास करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बैंक स्टेटमेंट के 50 पेज आ गए, वो मेहनत ही नहीं करते, वो 50 के 50 पेज स्कैन ही नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरह के एजेंट क्या होते हैं, वो आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट को स्कैन ज़रूर करेंगे लेकिन उसका साइज़ मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। लिमिटेशन होती है कि आपकी फ़ाइल जो न्यू पोर्टल है उस पर 2 MB है, जो उनका पुराना पोर्टल है उस पर 4 MB की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, न्यू पोर्टल पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो डिसीजन आपका जल्दी आ जाएगा। ओल्ड पोर्टल पे अगर अप्लाई करेंगे तो डिसीजन थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, मैंने ये केस विन किया 44 डेज़ में, जिसका एविडेंस मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि मैंने कब अप्लाई किया, कब इनका अप्रूवल आया। अब इनके वीज़े लग के आएंगे तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरी मिस्टेक जो मैं बता रहा था, सारे के सारे जब ये लोग स्कैन कर लेते हैं पेज, उसका साइज़ ये बना नहीं पाते ड्यू टू नॉन प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि क्या करना है। फिर आपकी पिक्चर बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है। सम टाइम पे वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सही नज़र आ रही होती है पर एक्चुअल में वो ठीक नहीं होती। तो एक ये भी रीज़न होता है क्योंकि सम टाइम पे वीज़ा ऑफिसर के पास इतना लोड होता है कि वो आपसे बार बार डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं करता। तो फर्स्ट गो में ही अगर डॉक्यूमेंट आप ठीक लगा देते हैं तो वेल एंड गुड हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो ज़्यादा चांस होते हैं उसके रिफ्यूज़ल के। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसको प्रॉपर वे में डिक्लेयर नहीं किया जाता। प्रॉपर वे से मुराद क्या है
आपका अगर मल्टीपल बिजनेस है तो उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कंपनी की इम्पोर्टेंट होती है सम टाइम आपकी पर्सनल इम्पोर्टेंट होती है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। तो कहीं से भी आपने अगर केस अप्लाई किया है और वो केस आपका हो गया रिफ्यूज़, तो आपने डॉक्यूमेंट एक दफ़ा मुझसे शेयर करने हैं। मैं आपको एक एक चीज़ उसमें बताऊंगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।